हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी विथ राम में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि हम लोग 6 to 8 के लिए हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बीपीएससी के जो पिछले वर्षों में पेपर पूछे गए हैं वैसा ही मॉडल पेपर है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके हिंदी के 80 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ मालूम होगी कि बिहार में जो आपकी मेरिट बनती है वो 120 प्रश्नों की बनती है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का होता है और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होता है। बाकी जो पहला भाग 30 क्वेश्चन का होता है वो सिर्फ भाषा अर्हता पेपर होता है। इसमें से 9 प्रश्नों को कर देंगे आप तो आपका मान लिया जाएगा कि आप भाषा अर्हता में पास हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको खैर होंगी ही। बाकी इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप ये जानने का प्रयास करें कि आप 80 में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। अगर आपके 70 के करीब प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप मानिए कि आप एक अच्छी तैयारी में हैं और आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी इससे कम हो रहा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अपने हृदय से पूछिए कि आप कितने सही कर पाएंगे और जेन्युइनली अपना गणना करिए। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह स्टेटमेंट किस भाषाविद का है? आपके सामने ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना, मंगलदेव शास्त्री। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, पहला का आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबूराम सक्सेना। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। दूसरा प्रश्न है कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी बुंदेली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। सही उत्तर बताएं। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधि। अवधि में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको वाकई में अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाकी हम लोग जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी पर प्रैक्टिस सेट करेंगे और आप लोग इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचे। तीसरा प्रश्न है कि भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 3 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। पाली को ही हम लोग भारत की पहली देश भाषा मानते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 36, 41, 52। सही उत्तर का चयन करें और आप लोग ये काउंट भी करते जाएं कि आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि एक तरह से आपका जो मोरल कॉन्फिडेंस है वो बना रहे कि मतलब आप अभी मान लीजिए 50-60 प्रश्न कर पा रहे हैं तो आपको और भी तैयारी की ज़रूरत है। तो इसलिए आप और तैयारी में आए। तो 4 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जगह 52। देखिए टोटल पूछा था कि वर्णों की संख्या कितनी है, उसके बाद स्वर पूछता, व्यंजन पूछता, तो इस तरीके से अपना अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 16, 21। सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है। बाकी ये प्रश्न नंबर 4 में 52 के अलावा एक आपका अभी जल्द ही जुड़ा है इस तरीके से
इसका वर्ण चिन्ह है, तो 53 आप लोग कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न नंबर 6 कि मराठी भाषा की लिपि है कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, देवनागरी लिपि। दोस्तों, यदि मान लीजिए हमसे कोई प्रश्न सॉल्व कराने में गलती हो जाती है तो कमेंट सेशन में उस प्रश्न का सही उत्तर पिन कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख लेंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद यही है कि कोई भी प्रश्न आपको गलत ना बताया जाए। पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, खस। 7 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। देखिए, पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी आती है, ठीक है, और बिहारी हिंदी में आपका जो मागधी है वो आती है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग खासा ध्यान रखें। बाकी सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी आ जाती है, ये खस अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, सन्यासी, प्रज्वलित, विरहणी, विरहवी। 8 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए, शुद्ध पूछा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रज्वलित, सी ऑप्शन इज राइट। उज्ज्वल में क्या होगा कि उज्ज्वल में जो ज है वो आधा रहेगा, ठीक है, और सन्यासी में स के ऊपर बिंदी रहेगी, उसके बाद आधा नौ भी रहेगा या सी, ठीक है। और ये प्रज्वलित तो सही है, विरहवी में नहीं होता है, ड़ी होता है, विरहणी। अगला प्रश्न 9 नंबर कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है जो अशुद्ध हो। आधीन, आशीर्वाद, अनुग्रहित, श्रृंगार। 9 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए, अधीन होता है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध पूछा था तो इसलिए, बाकी ये सभी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर यह है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है उसका प्राण संकट में है, दही बड़ी अच्छी जमी है, मुझे अपने काम को करना है, वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। तो 10 नंबर का सही उत्तर बताइए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध वाक्य कि वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। अगला प्रश्न 11 नंबर यह है कि व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? व्यय प्लस अर्थ, वो प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यय प्लस अर्थ। 11 नंबर का सही उत्तर बताइए तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वी प्लस अर्थ, ये व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का डी ऑप्शन इज राइट, सी सॉरी। 12 नंबर प्रश्न यह है कि मनोरथ शब्द में संधि विच्छेद है, संधि है, संधि पूछ रहा है, विच्छेद नहीं। गुण संधि, अयाधि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जैसा कि मनोरथ का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मन प्लस रथ, मन प्लस रथ, तो ये हो गया विसर्ग, ठीक है, मन, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 13 नंबर यह है कि सचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सचित, सजित, सचित, सचित, समचित। तो 13 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सतचित, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर स्वर संधि के कितने भेद हैं? 6, 5, 4, 3। सही उत्तर बताएं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। कौन कौन? तो जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि,
और यण संधि। ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर ये है कि किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है? निदर्शन, निरोध, निरूपण, निर्भय। 15 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्भय। निर्भय। ठीक है, निरुपसर्ग है। ये शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं या शब्द ही बदल देते हैं। बाकी निदर्शन, निरोध, निरूपण में नी उपसर्ग लगा। अगला प्रश्न है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है? सुई, सूची, खीर, क्षीर, भात, भक्त, प्रीतम, प्रिय। 16 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीतम, प्रिय। ये अशुद्ध है। देखिए, जो पिया होता है उसका प्रिय होता है तत्सम। ठीक है, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। अगला 17 नंबर प्रश्न, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं? विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। 17 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देशज। जो देशज शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, ये लिफाफा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, जापानी, पुर्तगाली। 18 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। अगला प्रश्न 19 नंबर, यह है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 2। तो 19 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधुजा किसका परिवाची शब्द है? समुद्र, लक्ष्मी, मछली, कमल। 20 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ था, समुद्र को सिंधुजा कहते हैं तो इसलिए। अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। यह है कि भिज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि जो ये भिज्ञ शब्द है और जो अभिज्ञ शब्द है ये दोनों एक के हैं। ओके, तो इसको लेके कंफ्यूज कभी नहीं होना। भिज्ञ अभिज्ञ दोनों का जो विलोम होता है वो अनभिज्ञ होता है। ये आप एकदम गांठ बांध लें कि आपसे कभी गलती न हो ना पाए। अविज्ञ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अविज्ञ। अविज्ञ, इसको भी ध्यान रखें। आइए अगला देखते हैं। 22 नंबर, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है स, शन, स्व, सम। सही उत्तर बताइए। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी मेरी तरफ से यही उम्मीद रहती है कि आपके समय को बचाया जाए। आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके आप प्रश्नोत्तरी सॉल्व किया जाए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का सम हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, 22 का डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 23 नंबर कि मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प, आप, अलाप, लाप। तो मिलाप, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आप प्रत्यय, मिल आप। अगला प्रश्न 24 नंबर, अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछा है। वर्ण, धन, शिव, जल। 24 नंबर का सही उत्तर बताइए।
तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो जाएगा धन। धन अक्षर का अनेकार्थी नहीं है, बाकी वर्ण, शिव, जल ये सब अक्षर के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, ममता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। 25 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 25 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक। जहां पर भी भाव प्रकट किया जाता है वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। तो ममता में भाव एक है, माँ की ममता। तो डी ऑप्शन इज राइट। 26 नंबर प्रश्न है कि बसंत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 26 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। देखिए पुल्लिंग का प्रयोग वहां पे होता है जहाँ पे पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, और स्त्रीलिंग जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसक लिंग में ये दोनों से हट के। तो आप लोग जो निर्जीव चीजें होती है उसमें भी नपुंसक लिंग प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अंग्रेजी में 4 लिंग हो जाता है, संस्कृत में 3 हो जाता है। सत्ताईस नंबर प्रश्न, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, एक वचन और बहुवचन। रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? कर्म, करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। सही उत्तर का चयन करें। तो 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि रमेश टेलीफोन के द्वारा बात करता है, तो से के द्वारा, तो करण का से के द्वारा होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 29 नंबर, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6, 11। तो देखिए जब भेद पूछे, ठीक है, तो 6 होते हैं, और जब पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तो 11 होते हैं। तो ये खासा ध्यान रहे, माइनर गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बर्बाद ऐसे कि मान लीजिए अगर 90 आपकी मेरिट जा रही है, आप 89 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य है थोड़ी ना, आप बेरोजगार ही रह जाएंगे। आपको तो 90 प्लस करना है ना, या 90 करना है, तब तो आपको नौकरी मिलेगी। तो एक तरह से प्रश्नों को एकदम ध्यान से और शिद्दत के साथ पढ़ना है। निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है, क्या मुझसे जानना चाहता है, तब उत्तर दें, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। 30 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए ये समुदाय का बोध कर रहा है, तीनों, चारों, पांचों, 6, ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि राजन किताब पढ़ता है, वाक्य में कर्मवाच्य होगा। राजन ने किताब पढ़ा, राजन के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाए, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन पर किताब पढ़ी जाती है। तो 31 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब 32 नंबर प्रश्न, कि अब किस प्रकार का अव्यय है? कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय। तो 32 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कालवाचक। अब, कब, जब, तब, ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर, कि श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूं, वाक्य में श्याम का पद परिचय होगा। और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, बताइए श्याम का पद परिचय क्या होगा?
आराम से ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, श्याम व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट। 34 नंबर प्रश्न कि वाक्य में कितने अंग होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लग रहा होगा कि बहुत हल्का है, लेकिन है बहुत ठोस। तो बी ऑप्शन इज राइट। दो कौन कौन? एक तो हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा हो जाएगा विधेय। अगला प्रश्न 35 नंबर, और ये प्रश्न है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। 35 और 36 नंबर प्रश्न दोनों उद्देश्य विधेय पर ही है। तो देखिए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वहां पे उद्देश्य होता है, यानी कि कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये कर्ता हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। अब 36 नंबर प्रश्न है कि तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय क्या है? बैठा है, डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है, पर बैठा है। तो 36 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डाल पर बैठा है। अब विधेय वहां पे होता है जहां पे कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। ये जैसे ये कर्ता है, ये जब मौजूद रहेगा, इसके बारे में जब कहा जाएगा तो उद्देश्य होगा, और जब इसको कहा जाएगा, कर्ता को कहा जाएगा तब उद्देश्य होगा, और कर्ता के बारे में जब कहा जाएगा तो वहां पे विधेय होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, जब इसके बारे में कहा जाए तो ये विधेय हो जाएगा, और जब इसी को कहा जाए तब उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है 37 नंबर की रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 2। सही उत्तर का चयन करें। तो 37 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल, मिश्र, संयुक्त, आप लोग जानते ही होंगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इसको पकड़ने के बहुत सरल तरीके हैं। सबसे पहले सरल वाक्य तो आप जाने जाएंगे जिसमें सिंगल फॉर्म में प्रयोग किया गया हो, और संयुक्त में क्या होता है ना कि कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे और, लेकिन, परंतु, किंतु, अथवा, या, ना, इसलिए, ये सब जहां पे आते हैं वहां पे संयुक्त हो जाता है। और मिश्र में क्या होता है कि जो, जिसे, जिसको, जिन्हें, क्योंकि ये सब आते हैं तो वहां पे मिश्र हो जाते हैं। ये सब दो शब्दों को, मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। अगला है 39 नंबर, अंजर पंजर ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, शरीर शिथिल होना। तो 39 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा शरीर शिथिल होना, ये अंजर पंजर ढीला होना, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। अब 40 नंबर प्रश्न कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, शक्तिमान की विजय, सिद्धांतहीन मनुष्य, अहंकार की बातें करना। 40 का सही उत्तर बताइए। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगला है 41 नंबर, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है।
प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। तो 41 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। डी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों यदि आपको टीआरई 2 और 3 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था वो और री एग्जाम दोनों, इन तीनों का जूनियर का अगर आपको हिंदी का पेपर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। पेपर सॉल्व करवाया गया है, जिससे कि आपको बहुत चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि आपको किस क्राइटेरिया पर किस तरीके से और कहां से पढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न 42 नंबर कि माया महा ठगिन हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर बोले, डोले बोले मधुरी बानी। पंक्ति में अलंकार बताना है। रूपक, उपमा, श्लेष, अन्योक्ति। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों जैसे इसमें आपका एक शब्द के विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। माया महा ठगिन हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर बोले मधुरी बानी, तो इसलिए श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है कि पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीजत जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो देखिए 43 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान ऐसे हो जाएगा कि जब सादृश्य विशेष के कारण उपमेय उपमान में भ्रम जब पैदा हो जाता है तो वहां पे आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर। देखिए अलंकार पे पकड़ रख रही है अच्छी, क्योंकि अलंकार से प्रश्न पूछता है ठीक। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। निदर्शना, अत्युक्ति, दृष्टांत, असंगति। 44 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असंगति अलंकार। असंगति ऐसे हो जाएगा कि जहां कार्य और कारण में संगति नहीं होती है वहीं पे असंगति होती है। तो यहाँ पे कार्य और कारण में संगति है ये नहीं है। जैसे दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखें थी तैसी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अन्योक्ति, करणमाला, काव्यालिंग, उल्लेख अलंकार। तो 45 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लेख अलंकार। इसमें जिनकी जैसी भावना थी वैसी प्रभु की मूर्त दिखाई दी तो इसलिए उल्लेख। अब ये है 46 नंबर प्रश्न कि केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित है। अक्षरों का महत्व, टिकट, एल्बम, नौकर, नादान दोस्त। 46 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नादान दोस्त। इसी कहानी के पात्र हैं सब। ये कहानी किसकी है तो प्रेमचंद की है। अब आप सोच रहे हैं ये प्रश्न कहाँ से आया है। तो देखिए जो बिहार के 6, 7, 8 का जो हिंदी है उसको भी आपको देखना है, वहीं से प्रश्न है। अगला प्रश्न 47 नंबर कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी, भागीरथी। 47 का आप सब लोग जानते होंगे उत्तर सरयू नदी। विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 48 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अगला प्रश्न 49 नंबर। संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है। पृथ्वी, प्रकृति, पहाड़, जंगल। सही उत्तर बताइए। तो 49 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति।
अगला प्रश्न, बाउल और भतियाली कहाँ की लोकगीत है? पंजाब, बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड। तो 50 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल का। और अगला प्रश्न 51 नंबर, नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे? कैदी, हरिजन, बैरिस्टर, कोई नहीं। तो 51 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हरिजन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? श्रीमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। 52 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीमंगल सिंह सुमन। इन्होंने ही हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता लिखी। 53 नंबर प्रश्न कि कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन है, बताइए, आप पहले बताइए उसके बाद हम बताते हैं। आपका सही उत्तर देगा भवानी प्रसाद मिश्र। इन्होंने कठपुतली शीर्षक कविता लिखी। श्यामा एक स्वप्न किस विधा की कृति है? कविता, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए किस विधा की रचना? तो 54 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगी कविता। अगला प्रश्न 55 नंबर, रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, रहीम, महादेव वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा, सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न है कि भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, मीराबाई, रसखान। तो 56 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। इन्होंने ही भोर और बरखा कविता लिखी है। 57 नंबर प्रश्न कि अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? काशी, मिथिला, लंका, कौशल। तो कौशल नरेश, अयोध्या। तो कौशल आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। 57 का डी। अगला प्रश्न 58 नंबर कि कैकेयी की दासी का क्या नाम था? त्रिजटा, उर्मिला, मंथरा, मांडवी। तो देखिए, जो कैकेयी की जो दासी थी वो थी आपकी मंथरा। अगला प्रश्न 59, राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? चित्रकूट, मिथिला, लंका, काशी। तो 59 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट। 60 नंबर प्रश्न कि भगवान राम को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने के लिए किसने सुझाव दिया था? किस राक्षस ने? दूषण, विभीषण, जटायु, कबंध। तो देखिए, कबंध नाम का एक राक्षस था जो कि भगवान राम को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने के लिए कहा था कि जाइए मिल लीजिए। अगला प्रश्न, रावण की पत्नी का क्या नाम था? तारा, शूर्पणखा, त्रिजटा, मंदोदरी। तो 61 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मंदोदरी। रावण की जो वाइफ थी वो मंदोदरी थी। शूर्पणखा को वो सिस्टर मानता था। अगला प्रश्न, महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वैशंपायन, शुकदेव, विश्वामित्र। तो 62 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी। अगला प्रश्न 63 नंबर कि महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? माद्री, कुंती, गांधारी, सत्यवती। तो 63 का आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा शांतनु की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम सत्यवती था। अगला प्रश्न, अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु, विचित्रवीर्य। तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा पांडु।
अगला प्रश्न, 65 नंबर, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद युद्ध करने के योग्य हो गए। यह कथन कर्ण से किसने कहा था? और आपके सामने ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल। 65 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, इस बात को भीम ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तरी करते समय आपको लग रहा होगा कि रामायण महाभारत के सीरियल में आप चले गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हिंदी में ये सब चीजें लगी हुई हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 66 नंबर है कि पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया? अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर। 66 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 67 नंबर कि ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामदरस मिश्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। 67 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो ध्वनि शीर्षक कविता का रचनाकार जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 67 का ए ऑप्शन इज राइट। अगला है 68 नंबर कि डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र का है? पहले तो ये जान लीजिए कि जो बस की यात्रा ये शीर्षक व्यंग ये जो लिखे हैं ये हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंगकार हैं। और इसमें दिया गया लेखक, बस ड्राइवर, डॉक्टर मित्र, कंपनी के हिस्सेदार। आपको बताना है कि एक कौन सा पात्र कहता है। तो 68 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मित्र। वही बोलता है कि डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। 69 नंबर प्रश्न यह है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध की रचनाकार का नाम बताइए। रामचंद्र तिवारी, रामदरस मिश्र, अरविंद कुमार सिंह, सुभाष गड़ताड़े गाताड़े। 69 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद कुमार सिंह। 69 का सी ऑप्शन इज राइट। 70 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है कि पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार हैं सुभाष गाताड़े, प्रदीप तिवारी, निर्मल वर्मा, रामदरस मिश्र। 70 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष गाताड़े। 71 नंबर प्रश्न, जहां पहिया है शीर्षक रिपोर्टाज के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, प्रभु नारायण, पी साईनाथ। 71 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पी साईनाथ। अगला प्रश्न 72 नंबर, सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए। बाज और सांप, लाख की चूड़ियां, भगवान के डाकिए, टोपी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोपी। देखिए, इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है कामरेड का कोट। ये भी पूछता है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न 73 नंबर कि भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया?
1929, 1933, 1942, 1946। 73 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1946 हो जाएगा। और इस किताब को जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि भारत की खोज नेहरू जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न 74 नंबर कि उपनिषदों का समय माना जाता है 800 ईसा पूर्व के आसपास, 900 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1100 ईसा पूर्व के आसपास। तो 74 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 800 ईसा पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न है कि 75 से 77 नंबर तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे जो संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उसका सही उत्तर चयन करना है। गद्यांश यह है कि सत्य जीवन है, यह सर्वशक्तिमान है, दिव्य, चमत्कारी, सरस गुण संपन्न एवं सद्गुण को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह आदमी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से डगमगाए नहीं। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता या फिर वह अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता, वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। अब देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इससे संबंधित है कि सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? तप करना, सत्य बोलना, मिथ्याचार, सरल होना। तो देखिए 75 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य बोलना। देखिए सत्य को ही माना गया है कि सत्य सबसे सहज और सबसे मतलब अच्छी तपस्या है सत्य बोलना। तो सबसे बड़ी तपस्या यही मानी जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में। 76 नंबर प्रश्न है कि गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था? हरिश्चंद्र, विद्यासागर, शरदचंद्र, प्रेमचंद। तो ये हरिश्चंद्र। अब 77 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलते हैं, केवल आध्यात्म का उपदेश देते हैं, स्वयं के साथ दूसरों की भी भलाई को ये सब सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, ये 78 से लेकर के 80 तक इसी पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। डोरबेल बजती है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं। सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि कविता में के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हुआ है? हटा, अतिक्रमण, आगंतुक, रुकता। तो ये अतिक्रमण के प्रति भाव प्रकट किया गया है। अब कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? डायनासोर के प्रति, संवेदनाओं के प्रति, अतिक्रमण के प्रति, अतिथियों के प्रति। तो देखिए जो सरोकार व्यक्त किया गया है वो तो आपका संवेदनाओं के प्रति किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब हो जाएगा आज का अंतिम प्रश्न कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है। तो देखिए, संवेदनाएं डायनासोर की तरह भयावह हैं, संवेदनाएं डायनासोर की तरह प्राचीन हैं, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी, संवेदनाएं डायनासोर की तरह विशाल हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो डायनासोर जैसे लुप्त हो गए, डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। नमस्कार।